तो अक्सर ना जब पढ़ाई या शिक्षा की बात आती है तो दिमाग में एक बहुत ही साधारण सी तस्वीर उभरती है। एक कमरा है, सामने एक ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड लगा है। हाँ, बिल्कुल। और एक टीचर मंच पर खड़ा होकर बस लगातार बोले जा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। और बाकी लोग चुपचाप सिर झुकाकर बस सुन रहे हैं और फटाफट नोट्स बना रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे जानकारी को बस एक दिमाग से उठाया और दूसरे दिमाग में कॉपी पेस्ट कर दिया हो। ये एक्चुअली एक बहुत ही यांत्रिक नजरिया है। और विडम्बना देखिए कि सदियों से यही छवि हमारे दिमाग में गहराई तक बैठी हुई है। सही बात है। एक सीधा प्रवाह जो बस एक स्रोत से निकलता है और ग्रहण करने वाले तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। और ये तस्वीर ना देखने में बहुत आरामदायक और सुरक्षित भी लगती है, क्योंकि इसमें सब कुछ एक व्यक्ति के कंट्रोल में दिखता है ना। कोई शोर शराबा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस जानकारी का एक तरफा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जब हम शिक्षा के मनोविज्ञान और दर्शन की गहराई में उतरते हैं ना, तो वो पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो यही है। हाँ, तो आज हम यूजीसी नेट परीक्षा के टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता वाले जो स्रोत है विश्लेषण करने वाले हैं। क्योंकि शिक्षा ना केवल कोई परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। एकदम सही कहा आपने। इसके पीछे की जो संरचना है वो इतनी जटिल है कि ये उस चुपचाप बैठे रहने वाले कमरे की पूरी धारणा को ही चुनौती दे देती है। राइट। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये स्रोत शिक्षा को सिर्फ एक लेन देन नहीं मानते। ये इसे एक गतिशील और बहुआयामी ढांचे के रूप में देखते हैं। मतलब ये सिर्फ पढ़ाने के तरीके तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कक्षा में एक्टिव और पैसिव भूमिकाओं का सीखने पर क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, तो हमें दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, इन तीनों के गहरे संगम में उतरना पड़ता है। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। आमतौर पर हमें लगता है कि एक अच्छा टीचर बनने का मतलब सिर्फ अपने विषय का एक्सपर्ट होना है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इन स्टडी मटेरियल्स के हिसाब से टीचिंग मेथड्स पर बात करने से पहले हमें उन बुनियादी स्तंभों को समझना होगा जिन पर पूरी एजुकेशन टिकी है। तो दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, ये तीनों मिलकर शिक्षा की नींव कैसे रखते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हमें इन तीनों विषयों के मूल सवालों को अलग-अलग करके देखना होगा। सबसे पहले आता है दर्शन शास्त्र, यानी फिलॉसफी, जो हमें क्यों का उत्तर देता है। मतलब शिक्षा क्यों दी जा रही है। एग्जैक्टली। इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ सिस्टम को फॉलो करने वाले नागरिक बना रहे हैं, या ऐसे स्वतंत्र विचारक तैयार कर रहे हैं जो समाज में कुछ बदलाव ला सकें? तो दर्शन शास्त्र शिक्षा को एक दिशा देता है। ओह अच्छा। और समाज शास्त्र क्या भूमिका निभाता है फिर? क्या ये तय करता है कि समाज को हमसे क्या चाहिए? हाँ, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी क्या का उत्तर देता है। समाज की आज की और कल की जरूरतें क्या हैं? जैसे औद्योगिक क्रांति के समय की जरूरतें अलग थीं। बिल्कुल। उस समय समाज को कारखानों में काम करने वाले अनुशासित मजदूर चाहिए थे। इसलिए शिक्षा में घंटों तक एक जगह बैठने और बिना सवाल किए आदेश मानने पर जोर था। लेकिन आज के तकनीकी युग में समाज को इनोवेटर्स चाहिए। तो क्या पढ़ाया जाए वो पूरी तरह बदल गया है। और फिर अंत में मनोविज्ञान कैसे का उत्तर देता है। मतलब दर्शन शास्त्र ने दिशा दे दी, समाज शास्त्र ने विषय तय कर दिया, लेकिन उस विषय को एक इंसान के दिमाग में डाला कैसे जाए, ये मनोविज्ञान तय करता है ना। एकदम सटीक। मनोविज्ञान ये तय करता है कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है, वो जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और उसे ज्ञान सबसे प्रभावी ढंग से कैसे दिया जा सकता है। इसे अगर थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो इसे एक घर बनाने की तरह सोच सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छी एनालॉजी है। दर्शन शास्त्र वो ब्लूप्रिंट या नक्शा है जो तय करता है कि हमें घर आखिर चाहिए क्यों। समाज शास्त्र वो माहौल है जो बताता है कि समाज और मौसम के हिसाब से इस घर में क्या सामग्री लगेगी, ईंटें लगेंगी या कांच। बिल्कुल। और मनोविज्ञान वो असली निर्माण प्रक्रिया या इंजीनियरिंग है जो ये तय करती है कि उस घर को असल में खड़ा कैसे किया जाए ताकि वो गिरे नहीं। ये घर वाला उदाहरण ना उस पूरी अवधारणा को बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट कर देता है। और इसी फाउंडेशन पर मशहूर दार्शनिक जॉन डेवी का ट्रायडिक या त्रिविध मॉडल खड़ा होता है। त्रिविध मॉडल मतलब इसमें 3 चीजें शामिल हैं। डेवी कहते हैं कि शिक्षण कोई एक सीधी रेखा नहीं है जहां एक सिरे पर टीचर हो और दूसरे पर स्टूडेंट। ये एक त्रिकोण है जिसके 3 कोने हैं, शिक्षक, छात्र और समाज,
या विषय वस्तु, जिसे हम करिकुलम कहते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों एक दूसरे से कटे हुए नहीं हैं, बल्कि लगातार एक दूसरे पर असर डालते हैं। यही तो इस मॉडल की खूबी है। टीचर क्लासरूम में जो भी व्यवहार करता है वो किसी वैक्यूम में नहीं होता। समाज की जरूरतें बदलती हैं तो पाठ्यक्रम बदलता है। और जब मनोविज्ञान की नई खोजें होती हैं कि दिमाग कैसे सीखता है, तो टीचर के पढ़ाने का तरीका भी बदलना चाहिए। तो अगर मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि छात्र कैसे सीखता है, तो इसका सीधा असर इस बात पर पड़ना चाहिए कि टीचर अपनी क्लास को कैसे चलाता है। बिल्कुल। और यहीं पर इन नोट्स में एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प बहस सामने आती है। हाँ, वो वाली कि क्या शिक्षण एक विज्ञान है जिसे कोई भी एक फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल कर सकता है, या ये एक कला है जो किसी किसी में ही जन्मजात होती है। ये बहस शिक्षा जगत में हमेशा से रही है, लेकिन स्रोतों में इसे स्पष्ट रूप से विज्ञान और कला दोनों का एकदम सही मिश्रण माना गया है। तो विज्ञान वाला हिस्सा क्या है इसमें? विज्ञान वो हिस्सा है जहां हम मनोविज्ञान और शिक्षण के ठोस सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान हमें बताता है कि इंसान का दिमाग एक बार में कितनी जानकारी प्रोसेस कर सकता है, या कॉग्निटिव लोड को कैसे कम किया जाए। तो अगर ये विज्ञान है तो किसी को भी साइकोलॉजी की एक किताब पकड़ाकर एक बेहतरीन टीचर बनाया जा सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा असल में नहीं होता। कुछ टीचर्स की बातें सीधे दिमाग में उतर जाती हैं और कुछ की क्लास में बस नींद आती है। और बस यहीं पर कला या आर्ट की एंट्री होती है। कला वो संवेदनशीलता और वो तरीका है जिससे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल लेवल पर जुड़ता है। मतलब एक कनेक्शन बनाना। हाँ, विज्ञान आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम बता सकता है, लेकिन कला वो क्षमता है जिससे एक टीचर क्लास के सबसे भटके हुए छात्र को भी उस विषय में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दे। यानी विज्ञान वो ढांचा है और कला उस ढांचे में जान फूंकने का काम करती है। बिल्कुल। ये ज्ञान को प्रभावी ढंग से विस्तारित करने का तरीका है। ये सिर्फ जानकारी थोपना नहीं है, बल्कि एक तरह का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण है जिसमें सहयोग की भावना होती है। और सामग्री में ये भी बताया गया है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। सही कहा। ये औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक तीनों तरह की हो सकती है। टीचर को अपने विषय में लगातार निपुणता हासिल करनी होती है। अच्छा, विज्ञान और कला के इस बैलेंस को समझने के बाद ना एक बहुत ही बेसिक सवाल खड़ा होता है। वो क्या? क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल है, तो क्लासरूम का असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो टीचिंग मेथड्स को पूरी तरह से दो अलग-अलग ध्रुवों में बांट देता है, टीचर सेंटर्ड बनाम स्टूडेंट सेंटर्ड शिक्षण। हमारी इस चर्चा का ये शायद सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, यही तय करता है कि कक्षा में एक्टिव कौन होगा और पैसिव कौन होगा। तो टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है? जब हम शिक्षक केंद्रित या टीचर सेंटर्ड विधि की बात करते हैं, तो वो पूरी तरह से विषय वस्तु या कंटेंट पर आधारित होती है। इसमें टीचर पूरे कंट्रोल में होता है। वो एक्टिव है, वो बोल रहा है और निर्देश दे रहा है। जैसे टिपिकल लेक्चर मेथड में होता है, टीचर मंच पर है और लगातार ज्ञान दे रहा है, और ऐसे में छात्र ऑटोमेटिकली एक पैसिव भूमिका में आ जाता है, वो सिर्फ सुन रहा होता है। बिल्कुल, वो एक निष्क्रिय उपभोक्ता बन जाता है। ये मुझे बिल्कुल एक फिल्म देखने और वीडियो गेम खेलने के बीच के अंतर जैसा लगता है। मतलब टीचर सेंटर्ड विधि में छात्र उस दर्शक की तरह है जो सिनेमा हॉल में पीछे बैठकर सिर्फ फिल्म देख रहा है। कहानी चल रही है, वो उसे देख रहा है, लेकिन वो उस कहानी को बदल नहीं सकता। हाँ, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब दिमाग पूरी तरह से पैसिव होता है, तो वो जानकारी को गहराई से प्रोसेस नहीं कर पाता। वो बस सतह पर रहता है और अक्सर सिर्फ रटने की कोशिश करता है। और रटी हुई चीजें तो कुछ समय बाद मिटी जाती हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वे कॉग्निटिव फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बन पाती। और इसके ठीक विपरीत है छात्र केंद्रित या स्टूडेंट सेंटर्ड विधि, जहां शिक्षार्थी एक्टिव होता है। हाँ, इस विधि का पूरा फोकस समस्या समाधान पर होता है। यहाँ सीखने वाला व्यक्ति खुद खोज कर रहा होता है। मतलब वो दर्शक की कुर्सी से उठकर वीडियो गेम के खिलाड़ी की भूमिका में आ जाता है। उसके हाथ में कंट्रोलर है, वो खुद फैसले लेता है, चुनौतियां पार करता है, गलतियां करता है। और सबसे जरूरी बात, वो उन गलतियों के नतीजों से तुरंत सीखता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बदलाव होता है ना, वो टीचर की भूमिका में है। वो कैसे? जब स्टूडेंट एक्टिव होता है तो टीचर को जानबूझकर एक पैसिव या यूं कहें कि पृष्ठभूमि की भूमिका में आना पड़ता है। जब छात्र के हाथ में कंट्रोलर होता है तो वो केवल याद नहीं करता, वो समझता है और उस ज्ञान को लागू करना सीखता है। लेकिन वेट, यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है।
अगर हमें छात्र को वीडियो गेम के खिलाड़ी की तरह एक्टिव बनाना है तो क्लास में सिर्फ ये कह देना तो काफी नहीं है कि चलो एक्टिव बनो। हाँ, वो तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्लास में कुछ बहुत ही ठोस तरीके अपनाने होंगे ना, ताकि ये एक्टिवनेस सही दिशा में जाए। स्रोतों में ऐसे कई इंटरैक्टिव तरीकों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए पूछताछ विधि या इंक्वायरी मेथड। पारंपरिक कक्षा में टीचर सीधा ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिख देता है। हाँ, सीधा आंसर दे दिया। लेकिन इंक्वायरी मेथड में वो एक पेचीदा सवाल पूछता है जो छात्र को खुद जवाब खोजने पर मजबूर करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब एक छात्र किसी चुनौती से जूझकर खुद जानकारी खोजता है तो उसके दिमाग में वो जानकारी स्थायी हो जाती है। और इसमें रोल प्लेइंग जैसी विधियां भी शामिल है ना। जब कोई स्टूडेंट किसी ऐतिहासिक पात्र की भूमिका निभाता है तो वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ रहा होता, वो उसे जी रहा होता है। बिल्कुल, इसमें एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है जो सीखने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। इसी तरह कोऑपरेटिव मेथड है जहां छात्र समूहों में काम करते हैं, वे वाद विवाद करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन सामने आती है। कैसी उलझन? अगर स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल में सब कुछ ग्रुप डिस्कशन और प्रोजेक्ट वर्क पर ही निर्भर है और टीचर पैसिव हो गया है, तो क्या इससे क्लास में पूरी तरह अव्यवस्था या अराजकता नहीं फैल जाएगी? मतलब 40 बच्चे अगर खुद ही सब कुछ कर रहे हैं तो क्लास कम और मेला ज्यादा लगेगा। ये डर अक्सर पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पैसिव टीचर का मतलब क्लास से गायब हो जाना या कंट्रोल खो देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक मार्गदर्शक या फैसिलिटेटर बन जाना। टीचर मंच से हटकर अब पर्दे के पीछे से निर्देशन कर रहा है। वो एक ढांचा तैयार करता है, नियम बनाता है और फिर छात्रों को उस ढांचे के भीतर स्वतंत्र छोड़ देता है। अच्छा, तो वो उस वीडियो गेम का डिजाइनर है जिसने दुनिया बना दी है, लेकिन खेल तो खिलाड़ी को ही खेलना है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। और बिना शोर शराबे की ये कैसे काम करता है, इसके लिए नोट्स में थिंक, पेयर एंड शेयर जैसी तकनीक पर जोर दिया गया है। हाँ, ये थिंक, पेयर एंड शेयर कैसे काम करती है? सुनने में तो काफी व्यवस्थित लगती है। ये तकनीक ना अव्यवस्था को पूरी तरह सहयोग में बदल देती है। इसे ऐसे समझें, टीचर सीधा जवाब देने के बजाय एक जटिल सवाल पूरी क्लास के सामने रखता है। सबसे पहले आता है थिंक। हर छात्र को अकेले चुपचाप उस सवाल पर सोचने का समय मिलता है। मतलब कोई शोर नहीं, बस गहरी सोच। हाँ, हर छात्र अपने लेवल पर उस प्रॉब्लम का विश्लेषण कर रहा है। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में अक्सर जो सबसे तेज बोलता है बस उसी की बात सुनी जाती है। थिंक वाले हिस्से में हर किसी को अपना विचार बनाने का मौका मिल जाता है। एकदम सही। उसके बाद आता है पेयर। छात्र अपने बगल वाले साथी के साथ जुड़ता है और वे अपने विचारों पर चर्चा करते हैं। यहाँ वे एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। और फिर शेयर होता है। हाँ, अंत में शेयर, जहाँ वे अपने संयुक्त विचार को पूरी क्लास के सामने रखते हैं। यह प्रक्रिया 40 मिनट तक किसी का लेक्चर सुनने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। वाकई ये तो बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें अराजकता के बजाय एक बहुत ही गहरा सहयोग दिख रहा है। और मैंने सामग्री में बज़ सेशन का भी जिक्र पढ़ा था। हाँ, बस सेशन में छोटे छोटे समूह किसी विशिष्ट विषय पर बहुत गहन और तीव्र चर्चा करते हैं। इसमें एक टाइम लिमिट होती है। कमरे में मधुमक्खियों के छत्ते जैसी गूंज होती है, इसीलिए इसे बज़ कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो शोर नहीं होता, वो विचारों के बनने की आवाज होती है। ये तरीके छात्रों को गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन क्या क्लास में हर समय सिर्फ यही किया जा सकता है? क्योंकि नोट्स में एक जगह कंटेंट फोकस्ड या विषय वस्तु आधारित तरीके का भी जिक्र है। ये कहाँ फिट बैठता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। कंटेंट फोकस तरीके में सारा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ज्ञान की मात्रा और गहराई कितनी है। ये अक्सर तब जरूरी होता है जब किसी बहुत ही तकनीकी विषय की नींव रखनी हो, जैसे फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ाने हो तो। हाँ, वहाँ वाद विवाद से ज्यादा तथ्यों को स्पष्ट करने की जरूरत होती है। यानी वहाँ थोड़ा बहुत टीचर सेंटर्ड होना एक तरह से जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन एक बार वो नींव बन जाए तो उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए स्टूडेंट सेंटर तरीके ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। आलोचनात्मक सोच तो एक्टिव भागीदारी से ही विकसित होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा ने ना शिक्षण की उस पुरानी नीरस तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। चलिए, इन नोट्स से हमने जो भी समझा है उसे समेटने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ कि शिक्षा सिर्फ हवा में नहीं लटकी है। ये दर्शन, समाज और मनोविज्ञान के मजबूत आधार पर टिकी है।
टीचर सिर्फ किताब बांचने वाला इंसान नहीं है, वो डेवी के त्रिकोण का अहम हिस्सा है। और हमने ये भी देखा कि शिक्षण एक ही समय में विज्ञान की सटीकता और कला की संवेदनशीलता दोनों की मांग करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो एक्टिव और पैसिव भूमिकाओं का मनोवैज्ञानिक बदलाव है। टीचर सेंटर्ड क्लास में छात्र एक पैसिव श्रोता बनकर रह जाता है, जिससे सिर्फ रटने की आदत बढ़ती है। और जब हम स्टूडेंट सेंटर्ड तरीकों जैसे रोल प्ले या थिंक पेयर शेयर की ओर बढ़ते हैं तो छात्र एक एक्टिव खोजकर्ता बन जाता है। टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में पीछे हटता है और इसी स्वतंत्रता में छात्र के भीतर प्रॉब्लम सॉल्विंग का असली विकास होता है। और यहीं पर जानकारी असल ज्ञान और समझ में बदल जाती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ना एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो इस विषय को एक नई दिशा में ले जाता है। आज हमने देखा कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब छात्र पैसिव दर्शक से एक्टिव खिलाड़ी बनता है। बिल्कुल। लेकिन जरा भविष्य की ओर सोचिए। आज के समय में एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो किसी भी जटिल समस्या का समाधान सेकंडों में हमें दे देता है। हाँ, ये तकनीक शिक्षा के पूरे ढांचे को चुनौती दे रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये तकनीक भविष्य के छात्र को फिर से पूरी तरह से पैसिव नहीं बना देगी? जब सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा तो दिमाग की वो कसरत, वो थिंक और पेयर करने का संघर्ष कहाँ बचेगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर क्या भविष्य के शिक्षार्थी को एक ऐसी नई एक्टिव भूमिका खोजनी होगी जो सिर्फ जवाब खोजने के बारे में न हो, बल्कि एआई से सही सवाल पूछने के बारे में हो? ये एक ऐसी चुनौती है जो आने वाले समय में शिक्षा के मनोविज्ञान को फिर से परिभाषित करने पर मजबूर कर देगी। और इसी वैचारिक चुनौती के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। भविष्य में जब भी क्लासरूम की तस्वीर दिमाग में आए तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड को मत देखिएगा, ये देखिएगा कि वहाँ एक्टिव कौन है और रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। सोचने का सिलसिला जारी रखिए। मिलेंगे अगले विषय के साथ। कि इस विस्तृत चर्चा में हम उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता के यूनिट 1 के नोट्स को डिकोड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। बहुत ज्यादा। हम सिर्फ सतही तौर पर परिभाषाएं नहीं रटने वाले हैं आज, बल्कि शिक्षण के पूरे मनोविज्ञान और उसके ढांचे को गहराई से समझेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। और आपने शुरुआत में जो ये गगनचुंबी इमारत वाला उदाहरण दिया ना, वो एकदम सटीक है। अच्छा, आपको लगता है वो फिट बैठता है? 100%। क्योंकि देखिए, जब हम उच्च स्तरीय परीक्षाओं की बात करते हैं, विशेषकर जब कोई एक असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर बनने की राह पर हो, तो वहां किसी से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो केवल तथ्यों को बस उगल दे। हाँ, रट्टा मारने वाला काम वहां नहीं चलता। राइट। परीक्षा में जो विश्लेषणात्मक सवाल आते हैं, वो इस बात को टेस्ट करते हैं कि क्या आप शिक्षा और शिक्षण के बीच के उस जीवित और उस निरंतर बदलते हुए रिश्ते को समझते हैं या नहीं। वो डायनामिक रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है, जो नोट्स हैं, वे शिक्षण को किसी यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखते। वे इसे एक बहुत ही जटिल सामाजिक प्रणाली के रूप में पेश करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचें, मतलब एक परीक्षार्थी के नजरिए से, तो किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि यार, मुझे तो सिर्फ अपना जेआरएफ निकालना है और अपनी रिसर्च शुरू करनी है। हाँ, फोकस तो एग्जाम क्लियर करने पर होता है। राइट। तो कोई सोच सकता है कि मुझे शिक्षा के इस दार्शनिक या समाजशास्त्रीय आधार को इतनी गहराई से समझने की क्या जरूरत है? मैं सीधे पढ़ाने के तरीके क्यों नहीं सीख लेता? देखिए, ये ना एक बहुत ही आम गलतफहमी है। असल में जब तक आप शिक्षा की नींव को नहीं समझेंगे, आप शिक्षण की तकनीकों का कभी सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। मतलब बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। हमारे नोट्स में शिक्षा को 3 बहुत ही बुनियादी सवालों के इर्द-गिर्द बुना गया है। शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों, क्या और कैसे? बिल्कुल। और ये तीनों सवाल ना हवा में नहीं तैर रहे हैं। ये 3 अलग-अलग शैक्षिक विषयों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अगर हम पहले सवाल की बात करें, क्यों, तो इसका उत्तर हमें दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी देता है। अच्छा,
तो दर्शन शास्त्र वो दिशा तय करता है कि हम आने वाली पीढ़ी को किस तरह के मूल्य देना चाहते हैं। एग्जैक्टली। मतलब जैसे अगर हमारा दर्शन एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज बनाने का है, तो हमारी शिक्षा का जो क्यों है वो उसी दिशा में अलाइन होगा। सही बात है। दर्शन शास्त्र ये तय करता है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। इसके बिना शिक्षा ना एक बिना पतवार की नाव की तरह है, जिसे पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। तो फिलॉसफी ने तय कर दिया कि क्यों पढ़ाना है। अब जब दर्शन शास्त्र ने लक्ष्य तय कर दिया, तो अगला सवाल उठता है, क्या? मतलब हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छात्रों को असल में पढ़ाना क्या है? और यहां पर प्रवेश होता है समाजशास्त्र का। सोशियोलॉजी। लेकिन एक सेकंड, क्या समाजशास्त्र का मतलब केवल समाज का अध्ययन करना नहीं है? एक कक्षा के अंदर जहां हम कुछ विषय पढ़ा रहे हैं, वहां समाजशास्त्र का क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। देखिए, हम किसी वैक्यूम या शून्य में तो नहीं जीते ना। हाँ, वो तो है। एक समाज की अपनी कुछ तात्कालिक जरूरतें होती हैं, कुछ भविष्य की जरूरतें होती हैं। समाजशास्त्र ये तय करता है कि आज के समय में हमारे समाज को असल में किन कौशलों की आवश्यकता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे देखिए, आज से 20 साल पहले कोडिंग या डेटा साइंस स्कूलों और कॉलेजों की बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं थे। हाँ, बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आज समाज पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, तो समाज की जरूरत ने यह तय किया कि सिलेबस में क्या शामिल होना चाहिए। शिक्षा का जो पूरा पाठ्यक्रम होता है, वो सामाजिक जरूरतों से ही जन्म लेता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो अगर मैं इसे समेटूं, दर्शन शास्त्र ने हमें बताया क्यों, यानी हमारा उद्देश्य। समाजशास्त्र ने बताया क्या, यानी हमारी विषय वस्तु या कंटेंट। एकदम सही। और अब आता है तीसरा, और शायद मुझे लगता है सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा, कैसे जो विषय वस्तु हमने तय कर ली है उसे एक छात्र के दिमाग के अंदर डाला कैसे जाए। और इसी कैसे का उत्तर देता है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। अच्छा। देखिए, आप दुनिया का सबसे अच्छा सिलेबस तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि एक युवा मस्तिष्क जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है, उसका कॉग्निटिव लोड कितना है, राइट, उसका संज्ञानात्मक भार कितना है, या वो किन तरीकों से सबसे बेहतर सीखता है, तो वो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बेकार है। मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। मनोविज्ञान हमें वो रणनीतियां और उपकरण देता है जिनसे हम जानकारी को वास्तव में ज्ञान में बदल सकते हैं। तो अगर मैं वापस अपनी उस इमारत वाली एनालॉजी पर लौटूं ना, तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि दर्शन शास्त्र वो निवेशक है जो तय करता है कि हमें ये इमारत क्यों बनानी है। हाँ, बहुत बढ़िया। और समाजशास्त्र वो सिटी प्लानर है जो बताता है कि शहर की जरूरत के हिसाब से ये इमारत क्या होनी चाहिए। जैसे कि चलिए एक अस्पताल बनाते हैं। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। और मनोविज्ञान वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, राइट, जो ये सुनिश्चित करता है कि इमारत कैसे खड़ी की जाए ताकि वो अपने ही वजन से गिर ना पड़े। क्या बात है। अगर आपके पास अस्पताल बनाने का बहुत अच्छा कारण है, लेकिन आपकी इंजीनियरिंग यानी आपका मनोविज्ञान कमजोर है, तो वो ढांचा छात्रों के दिमाग में कभी टिकी नहीं पाएगा। बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बन गई इससे। इन तीनों में से किसी एक को भी हटा दीजिए और शिक्षा की पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। एग्जैक्टली। तो शिक्षा के सैद्धांतिक आधार को समझने के बाद अब मैं उस हिस्से पर आना चाहूंगी जो सीधे तौर पर कक्षा के अंदर की गतिशीलता से जुड़ा है। क्लासरूम डायनामिक्स। हाँ, राइट। तो पारंपरिक रूप से तो हमने हमेशा यही सुना है ना कि शिक्षण एक शिक्षक और एक छात्र के बीच का संवाद है। बस दो लोग हैं कमरे में। हाँ, जैसे जॉन एडम्स जैसे विचारकों ने शिक्षण का द्विध्रुवीय या बाइपोलर मॉडल कहा था। बाइपोलर मॉडल। हाँ, इसके अनुसार एक तरफ शिक्षक है जो ज्ञान दे रहा है और दूसरी तरफ छात्र है जो बस उसे चुपचाप ग्रहण कर रहा है। लेकिन उच्च शिक्षा के संदर्भ में और हमारे जो आधुनिक सिलेबस के नोट्स हैं, उनके अनुसार ये मॉडल पूरी तरह से अपर्याप्त है। मतलब ये आज के समय में काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमें जॉन डेवी के विचारों को देखना होता है। उन्होंने इस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। जॉन डेवी का, अगर मैं सही याद कर रही हूं, तो त्रिविध या ट्रायडिक मॉडल। हाँ, ट्रायडिक मॉडल। डेवी कहते हैं कि शिक्षण में केवल दो नहीं बल्कि 3 ध्रुव होते हैं। अच्छा। शिक्षक, छात्र और तीसरा ध्रुव है समाज या विषय वस्तु। रुकिए, मुझे आपको यहाँ रोकना होगा। ये थोड़ा, जॉन डेवी कहते हैं कि समाज कक्षा का तीसरा ध्रुव है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में
जब एक प्रोफेसर क्लासरूम का दरवाजा बंद करके पढ़ाना शुरू करता है तो वहां सिर्फ वो होता है और उसके छात्र होते हैं। राइट। तो ये समाज वहां एक अदृश्य तीसरे व्यक्ति के रूप में कैसे मौजूद है? मतलब मुझे इसका कोई ठोस व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। देखिए, ये बहुत ही जायज सवाल है। समाज वहां कोई भौतिक रूप में, मतलब किसी कुर्सी पर बैठकर तो नहीं आता। हाँ, वही तो। बल्कि वह सिलेबस या विषय वस्तु के रूप में वहां मौजूद होता है। अच्छा, सिलेबस के रूप में। देखिए, कोई भी शिक्षक अपनी मर्जी से कुछ भी तो नहीं पढ़ाता ना। और ना ही छात्र अपनी मर्जी से कुछ भी सीखता है। एक तय दायरा होता है। वे दोनों उस विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे होते हैं जो समाज ने उनके लिए तय की है। मतलब वो अदृश्य शक्ति जो उस पूरी कक्षा को चला रही है, वो समाज ही है। बिल्कुल। मान लीजिए एक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर है जो कक्षा में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन पढ़ा रहा है। ठीक है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बस उसे ये विषय पसंद है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कल जब वो छात्र विश्वविद्यालय से बाहर निकलेगा ना, तो उसे समाज का हिस्सा बनना है। एग्जैक्टली। तो समाज को एक ऐसे नागरिक या अर्थशास्त्री की जरूरत होगी जो देश की अर्थव्यवस्था को समझ सके। आप समझ में आ रहा है। समाज की ये जरूरतें ही पाठ्यक्रम बनाती हैं, और वो पाठ्यक्रम ही शिक्षक और छात्र के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। इसलिए जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षण मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के बिना शिक्षक और छात्र के बीच की जो बातचीत है वो पूरी तरह से दिशाहीन हो जाएगी। वाओ, ये नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। मतलब शिक्षक कोई स्वतंत्र तानाशाह नहीं है कक्षा में। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो समाज और छात्र के बीच का एक पुल है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि शिक्षण एक त्रिविध और सामाजिक प्रक्रिया है, तो सवाल ये उठता है कि वास्तविक कक्षाओं में एक प्रभावी शिक्षण की पहचान कैसे की जाए, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें प्रभावी शिक्षण की 7 विशेषताओं की एक पूरी बुलेटेड लिस्ट दी गई है। लेकिन मैं सोच रही थी कि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इन्हें बस एक उबाऊ लिस्ट की तरह पढ़ने के बजाय इनके पीछे के व्यावहारिक पैटर्न को समझें। ये बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे इस लिस्ट में जो पहले कुछ बिंदु हैं, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण यानी गाइड एंड ट्रेन, और सहयोग यानी कोलैबोरेशन, अगर हम इन्हें एक साथ रखकर देखें तो ये क्या दर्शाता है? इन दोनों को साथ देखने पर हमें समझ आता है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण की प्रकृति असल में कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? देखिए, ये सिर्फ आदेश देने के बारे में नहीं है। एक नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर कक्षा में जाकर ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं उसे लिख लो और बस रट लो। हाँ, वो स्कूल वाली अप्रोच यहाँ नहीं चलती। राइट। वो सहयोग करता है। वो छात्रों के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर का ज्ञान और छात्र का ज्ञान एक ही स्तर पर है? नहीं नहीं, स्तर तो अलग है, जाहिर सी बात है। लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया है वो सहयोगात्मक है। अच्छा। जो लिस्ट में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण वाला पॉइंट है, उसका मतलब है कि प्रोफेसर छात्रों को खुद शोध करने, डेटा का विश्लेषण करने और अपने खुद के निष्कर्षों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। वो मार्गदर्शन करता है। हाँ, और फिर उन्हें उस दिशा में अभ्यास कराता है, जो कि प्रशिक्षण है। वो उन्हें पके पकाए उत्तर देने के बजाय सही सवाल पूछना सिखाता है। तो एक तरह से ये रटने की प्रवृत्ति से विश्लेषणात्मक सोच की ओर ले जाने वाला कदम है। एग्जैक्टली। इसी संदर्भ में हमारी इस बुलेटेड लिस्ट में एक और विशेषता बताई गई है जिसे लेकर मैं हमेशा थोड़ा उलझन में रहती हूँ। इसमें लिखा है कि शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है, साइंस एंड आर्ट। हाँ, ये बहुत ही क्लासिक डिबेट है। अब देखिए, विज्ञान तो समझ में आता है क्योंकि इसमें नियम है, अभी हमने मनोविज्ञान की बात की, वो सब है। लेकिन ये कला कैसे है? मतलब क्या प्रोफेसर को कक्षा में अभिनय करना होता है? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु उठाया आपने। देखिए, शिक्षण विज्ञान इसलिए है क्योंकि आपको शिक्षा का मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम के ढांचे और जो मूल्यांकन के मानकीकृत तरीके हैं उनका सख्ती से पालन करना होता है। हाँ, एक सिस्टम होता है। इसमें एक तार्किक संरचना होती है। लेकिन अब सोचिए कि एक प्रोफेसर क्वांटम फिजिक्स का कोई बेहद जटिल सिद्धांत समझा रहा है क्लास में। ठीक है। उसने विज्ञान के सारे नियमों का पालन किया, सिलेबस फॉलो किया, लेकिन छात्रों के चेहरों पर साफ दिख रहा है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब उनका जो कॉग्निटिव लोड है वो बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। अब यहीं पर कला का प्रवेश होता है। अच्छा, कैसे? वो प्रोफेसर अचानक से अपनी स्क्रिप्ट छोड़ देता है। वो छात्रों के मूड को भांप लेता है और तुरंत कोई रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण सोचता है। जैसे कोई कॉमन चीज। हाँ, शायद कॉफी के प्याले से उठती भाप का उदाहरण दे या ट्रैफिक जाम का, और उस जटिल सिद्धांत को एक कहानी में बदल देता है। वाह। कक्षा के माहौल को पढ़कर अपनी रणनीति में ये जो तात्कालिक बदलाव लाना है ना, ये पूरी तरह से एक कला है।
इसे किसी किताब में पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। ये मुझे नोट्स की एक और विशेषता की ओर ले जाता है। लिस्ट में लिखा है ज्ञान को प्रभावी ढंग से बांटना, हाँ यानी इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज इफेक्टिवली। हाँ, ये भी उसी कला का हिस्सा है। मतलब ज्ञान होना और उसे प्रभावी ढंग से सामने वाले के दिमाग में उतार पाना, हाँ। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। और इसीलिए हर पीएचडी स्कॉलर एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। सही बात है। आपके पास अपने विषय का कितना भी गहरा ज्ञान क्यों ना हो, अगर आप उस ज्ञान को डिकोड करके उसे छात्रों के स्तर पर लाके प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो वो ज्ञान उस कक्षा के लिए अर्थहीन है। प्रभावी ढंग से ज्ञान बांटने का सीधा सा अर्थ है जटिलता का सरलीकरण करना, बिना उसकी मूल आत्मा को खोए। और मुझे लगता है ये सरलीकरण तभी संभव है जब शिक्षक खुद लगातार सीखता रहे। बिल्कुल। जो बात हमें इन विशेषताओं की लिस्ट के अगले बिंदु की ओर ले जाती है। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिक्षण एक निरंतर यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और इसके लिए विषय में निपुणता यानी मास्टरी आवश्यक है। एकदम सही। तो अगर मैं इसे जॉन डेवी के उस त्रिविध मॉडल से जोड़कर देखूं, हाँ जोड़िए। चूंकि समाज की जरूरतें लगातार बदल रही हैं, इसलिए सिलेबस भी लगातार बदल रहा है। राइट। और इसीलिए शिक्षक को भी लगातार नया ज्ञान हासिल करना ही होगा। मतलब क्या मैं सही दिशा में सोच रही हूँ? आपने बिल्कुल सही तार जोड़े हैं। यही कारण है कि ये प्रक्रिया निरंतर है। देखिए, एक शिक्षक कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने 2010 में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, अब मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विषय में निपुणता कोई स्थायी पदक नहीं है जिसे आपने बस एक बार पहन लिया। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जलवायु परिवर्तन ने आपके विषय को पूरी तरह बदल दिया है, तो आपकी वो पुरानी निपुणता आज किसी काम की नहीं है। आउटडेटेड हो गई है। बिल्कुल। छात्रों का विश्वास बनाए रखने के लिए और उनके जो अप्रत्याशित सवाल होते हैं उनका तार्किक जवाब देने के लिए एक शिक्षक का खुद जीवन भर एक छात्र बने रहना सबसे बड़ी शर्त है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि एक शिक्षक वास्तव में आजीवन एक छात्र ही होता है। बिल्कुल। अब शिक्षण की इस बुलेटेड लिस्ट में एक अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बचा है। फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला। हाँ। नोट्स शिक्षण को 3 दायरों में बांटते हैं: औपचारिक यानी फॉर्मल, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल और गैर औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल। राइट। अब जब हम उच्च शिक्षा या जेआरएफ की बात करते हैं तो जाहिर है हमारा ध्यान मुख्य रूप से विश्वविद्यालय की 4 दीवारी के अंदर होता है, यानी औपचारिक शिक्षण पर। हाँ, जहां एक तय सिलेबस है और परीक्षा प्रणाली होती है। लेकिन मैं सोच रही थी, एक प्रोफेसर कक्षा में अनौपचारिक शिक्षण का इस्तेमाल कैसे करता है? क्योंकि अनौपचारिक शिक्षण तो हम आमतौर पर परिवार या समाज से सीखते हैं, है ना? देखिए, ये एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। औपचारिक शिक्षण तो वो है जो सीधे सीधे सिलेबस में लिखा है। ठीक है। लेकिन जब एक प्रोफेसर अपने छात्रों के साथ किसी रिसर्च पेपर पर काम कर रहा होता है, तो वो केवल डेटा का विश्लेषण नहीं सिखाता। तो और क्या सिखाता है? वो अपनी कार्यनीति यानी वर्क एथिक, समय की पाबंदी और अनुसंधान की नैतिकता या रिसर्च एथिक्स भी छात्रों को अनजाने में सिखा रहा होता है। मतलब अपने व्यवहार से। एग्जैक्टली। छात्र अपने प्रोफेसर को देखकर सीखते हैं कि किसी कठिन परिस्थिति या विफलता का सामना कैसे करना है। ये जो रोल मॉडलिंग है ना, ये पूरी तरह से अनौपचारिक शिक्षण है। इस सिलेबस में कहीं नहीं लिखा होता, लेकिन छात्र के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और गैर औपचारिक शिक्षण? गैर औपचारिक शिक्षण वो है जो हम ओपन यूनिवर्सिटीज या जो लचीले सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं उनके माध्यम से देखते हैं। एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली में इन तीनों का समावेश होता है। बहुत खूब। इन सभी विशेषताओं मतलब विज्ञान और कला का संतुलन, निरंतर सीखना, मार्गदर्शन करना और विषय में निपुणता, इन सबको एक साथ देखने पर मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। बताइए, क्या एनालॉजी है? क्या हम कह सकते हैं कि एक उच्च स्तरीय शिक्षक या प्रोफेसर कक्षा में किसी डिक्टेटर की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभवी एक्सपीडिशन लीडर या एक माउंटेन गाइड की तरह होता है? अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, एक माउंटेन गाइड को उस पूरे पहाड़ और उसके रास्तों की बहुत गहरी जानकारी होती है। ये उसकी विषय में निपुणता हो गई। बिल्कुल, मास्टरी। और वो आपको हेलीकॉप्टर से ले जाकर सीधे चोटी पर नहीं छोड़ देता,
बल्कि वो आपके साथ साथ पैदल चढ़ता है, आपके वजन को कम करने के तरीके बताता है। और ये उसका सहयोग और मार्गदर्शन हो गया। राइट, वो मौसम के मिजाज के हिसाब से विज्ञान का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर अचानक बर्फबारी शुरू हो जाए तो वो अपने अनुभव से कोई नया रास्ता निकाल लेता है। और ये उसकी कला हो गई। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने, है ना? और सबसे अहम बात इसमें यह है कि उस गाइड का लक्ष्य केवल खुद चोटी पर पहुंचना नहीं है। उसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आप सुरक्षित रूप से उस ऊंचाई तक पहुंचें और खुद अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया को देख सकें। एग्जैक्टली। जो भी परीक्षार्थी नेट या जेआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें इन सभी सिद्धांतों को इसी व्यावहारिक नजरिए से देखना चाहिए। मतलब रटना नहीं है, समझना है। हाँ, जब परीक्षा में कोई केस स्टडी या सिचुएशन बेस्ड सवाल आए तो उन्हें सोचना चाहिए कि यहाँ विज्ञान क्या है, कला क्या है, और इस परिस्थिति में एक गाइड के रूप में उन्हें क्या फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी बौद्धिक यात्रा को एक जगह समेटे ना, तो हमने शुरुआत की थी उस गगनचुंबी इमारत की नींव से। राइट। जहां दर्शन शास्त्र ने हमें बताया क्यों, समाज शास्त्र ने हमें दिशा दी क्या की, और मनोविज्ञान ने हमें सिखाया कैसे। और फिर हमने उस द्विध्रुवीय मॉडल को भी पीछे छोड़ा। हाँ, जॉन एडम्स वाले मॉडल को और जॉन डेवी के त्रिविध मॉडल को अपनाया, जहां समाज एक अदृश्य लेकिन सबसे ताकतवर ध्रुव के रूप में कक्षा में सिलेबस के रूप में मौजूद रहता है। बिल्कुल। और अंत में हमने देखा कि प्रभावी शिक्षण केवल जानकारी का स्थानांतरण नहीं है, यह विज्ञान के नियमों और कला के लचीलेपन का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ये एक निरंतर चलने वाली सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जहां शिक्षक का मुख्य काम बस छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। ये चर्चा निश्चित रूप से उन सभी परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत मजबूत वैचारिक ढांचा तैयार करेगी, जो शिक्षण के सिद्धांतों को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उन्हें असल में जीना चाहते हैं। मुझे भी यही उम्मीद है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक ऐसे विचार पर चिंतन करें जो आज के इस तकनीकी दौर में जॉन डेवी के मॉडल को एक नई चुनौती दे रहा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमने पूरी चर्चा में ये माना कि शिक्षण एक त्रिविध प्रक्रिया है, जहां समाज वह तीसरा ध्रुव है जो शिक्षक और छात्र के बीच के सिलेबस को तय करता है। राइट, हमने यही डिस्कस किया। लेकिन जरा सोचिए, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का युग है। अगर भविष्य में एआई ही ये तय करने लगे कि समाज की तात्कालिक जरूरतें क्या हैं, और वो रियल टाइम में हर मिनट सिलेबस को बदलने लगे, मेरा मतलब है बदलने लगे, तो क्या होगा? क्या ये संभव है कि आने वाले समय में जॉन डेवी के मॉडल में उस तीसरे ध्रुव यानी समाज की जगह पूरी तरह से एआई ले लेगा? वाह, ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? और अगर ऐसा हुआ तो एक मानवीय शिक्षक की भूमिका असल में क्या रह जाएगी? क्या वो सिर्फ एक एआई के निर्देशों का पालन करने वाला एक माध्यम बन जाएगा, या फिर उस कला और अनौपचारिक शिक्षण का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा? एग्जैक्टली। ये एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जिस पर एक भावी प्रोफेसर या रिसर्चर के रूप में हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा सवाल